लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जिरेन मकोटो पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद मकोटो की हालत मरने लायक हो जाती है, पर वो अभी भी जिंदा होता है। जिरेन बोलता है कि लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जितना मैं सोच रहा था। मकोटो चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की। एकदम से ही मकोटो चौंक जाता है। हम देखते हैं कि जिरेन मकोटो के पास पहुंच चुका होता है और मकोटो बिल्कुल हैरान था। हम देखते हैं कि जिरेन के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल अटैक भी होता है। मकोटो बोलता है क्या? एकदम से ही हम देखते हैं कि जिरेन अपने अटैक को मकोटो पर शूट कर देता है। ऐसा लगता है कि मकोटो जिरेन के अटैक की चपेट में आ गया, पर तभी हम देखते हैं कि मकोटो अपनी स्पीड दिखाता है, ऐसी स्पीड जो कि मकोटो ने अभी तक इस फाइट में नहीं दिखाई। हम देखते हैं कि मकोटो जिरेन के एकदम से बराबर में पहुंच जाता है। मकोटो एकदम से चिल्लाता है कि तुम्हारे सीधे हाथ से तुम बहुत खेल लिए। जिरेन एकदम से बोलता है क्या? मकोटो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके जिरेन के बराबर में पहुंच जाता है और एकदम से ही उसके हाथ पे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। मकोटो के किक की वजह से हम देखते हैं कि जिरेन का हाथ टूट जाता है। इसके बाद जब हम जिरेन को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा दर्द में दिख रहा होता है। जिरेन का हाथ इतने बुरी तरीके से टूट चुका होता है कि अब वो सीधा भी नहीं दिख रहा होता और आखिरकार जिरेन को दर्द महसूस होता है और एकदम से ही वो दर्द से बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है। मकोटो अपने अगले अटैक के लिए तैयार होता है और अपने दोनों हाथों से पंच बना के एकदम से जिरेन की तरफ बढ़ रहा होता है। मकोटो बोलता है कि तुम्हारा चिल्लाना बहुत हुआ, समय आ गया है तुम्हारे सोने का बच्चे। जिरेन बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है क्या? उसके हाथ में अभी बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। जिरेन बोलता है कि अचानक से ही लड़ाई का पासा कैसे पलट गया। मकोटो अपना अटैक करने के लिए जिरेन तक पहुंच जाता है, पर जिरेन किसी तरीके से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके मकोटो को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और एकदम से ही हवा में पहुंच जाता है। मकोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये लड़ाई लंबी खींची जा रही होती है। तभी एकदम से मकोटो अपनी रेड आई से जिरेन की तरफ देखता है। मकोटो बोलता है कि ये सब बहुत हो गया, क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारे पास काफी सारी ताकत है जो तुम अभी भी दिखा सकते हो और मेरे पास भी अभी भी काफी ताकत है और इस बारी मैं अपनी जरा सी भी ताकत को रोक के नहीं रखने वाला। मुबारक हो कि तुमने मुझे यहाँ तक पुश कर दिया। हम देखते हैं कि मकोटो एकदम से ही पावर अप करता है और एक बारी फिर से रेड रंग की रोशनी उसे घेर लेती है। मकोटो की ताकत लगातार बढ़ती जा रही होती है और वो अब अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मकोटो की ताकत इतनी होती है कि जिरेन भी बस खड़े होकर देख रहा होता है। जिरेन भी मकोटो की बात समझ गया है और अपने नेक्स्ट अटैक में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। जिरेन बोलता है कि अच्छा वॉरियर, अगर तुम सच में चाहते हो कि हमारी लड़ाई मौत तक हो तो तुम्हें वही मिलेगा। बस ये बात ध्यान रखना कि इस चीज को तुमने खुद न्योता दिया है। जिरेन एकदम से ही अपनी आंखें बंद करता है और इसके बाद वो एकदम से ही अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ लेता है। एकदम से ही जिरेन के हाथ में से एक बहुत ही दर्दनाक आवाज आती है और जिरेन अपने हाथ को फिर से ठीक कर लेता है। जिरेन की आंखें अभी भी बंद होती हैं। वो काफी हद तक शांत लग रहा होता है और एकदम से ही वो चिल्लाता है। वो बोलता है कि ये क्या? जिरेन अपने डेविल फॉर्म में होने के बावजूद भी इस दर्द को सहन नहीं कर पाता। ये दर्द बहुत ज्यादा होता है, पर एटलीस्ट अब जिरेन का हाथ पहले के मुकाबले ठीक है। इसके बाद जिरेन भी मकोटो की तरह पावर अप करने लग जाता है और वो भी अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। मकोटो जैसे ही जिरेन की ताकत को महसूस करता है वो खुश होने लग जाता है। मकोटो बोलता है कि ये काफी सरप्राइजिंग है जिरेन, तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जितना हम गॉड्स सोच रहे थे। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले ताकतवर होना एक बात है, पर एक सेराफिम एंजल के साथ बराबरी पर लड़ना, जो कि वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ये बिल्कुल अलग बात है। ये काफी बुरी बात है कि तुम्हारे पास समय नहीं है एक फुल डीमन में बदलने के लिए। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारी ताकत कभी उस लेवल पे पहुँचती जिस ताकत के लेवल पर लूसिफ था। एकदम से ही मकोटो हंसता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छी लाइफ जी है। जिरेन का पावर अब भी पूरा हो चुका होता है और इसके बाद वो मकोटो को घूर रहा था। वो बोलता है कि तुम जैसे गॉड्स ने हमेशा ही मेरे जैसे मॉडल्स को अंडर एस्टिमेट किया है। इसी तरीके की बेकार थिंकिंग की वजह से बेलमोंट भी अपनी मौत तक पहुंच गया और इतिहास एक बार फिर से दोहराने जा रहा है तुम्हारे साथ वॉरियर। मकोटो ये बात सुनते ही हंसता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे उस क्लाउन गॉड के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो। लगता है तुम्हारी डिमोनिक पावर्स ने तुम्हारी औकात को तुम्हारी नजरों में काफी ज्यादा बढ़ा दिया है यंग जिरेन। जिरेन इसके जवाब में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये ताकतें डिमोनिक हैं,
पर इनका इस्तेमाल इंसाफ के लिए होगा। अभी हम देखते हैं कि मकोटो और जिरेन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो दोनों जाकर एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। दोनों की ताकतें बहुत ज़्यादा हैं। इस पॉइंट पर ये कहना कि कौन सा ताकतवर है ये पॉसिबल नहीं है। तभी एकदम से सीन चेंज होता है और हम वेजिटो के पास वापस आते हैं। हम देखते हैं कि यही सेम सीन वेजिटो और ब्रोली के बीच में हो रहा होता है और दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारा होता है। पर जहाँ एक तरफ वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ब्रोली बिल्कुल सही सलामत लग रहा होता है। वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पहले अटैक ने कुछ भी नहीं किया। एकदम से ही वो अपना दूसरा पंच बनाता है और बोलता है ब्रोली। वेजिटो एकदम से ही ये पंच ब्रोली को मारता है। इस बार भी ये पंच बेकार हो जाता है क्योंकि ब्रोली इस पंच को बहुत ही आराम से पकड़ लेता है। हम इसके बाद ब्रोली के चेहरे को देखते हैं। ब्रोली बोलता है कि क्या तुम्हारा खत्म हो गया। ब्रोली की आंखों का रंग बदल चुका होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी इकारी फॉर्म में जा चुका है। ब्रोली की आंखें येलो रंग की हो चुकी होती हैं और वो अपनी इकारी फॉर्म में अपने औजारों की ताकत को बिना ट्रांसफॉर्म हुए इस्तेमाल कर सकता है। वेजिटो जैसे ही इस चीज को नोटिस करता है वो बोलता है कि अच्छा ब्रोली, तो तुम इस तरीके से मेरी बराबरी कर रहे हो। मुझे लगा ही था ये थोड़ा गलत है ब्रोली, क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल ही नहीं किया है। पर मुझे लगता है कि ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुमसे, डिस्ट्रॉयर। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किक वेजिटो के पेट में मार देता है बिना वेजिटो को वार्निंग दिए। इस किक की वजह से वेजिटो की जान निकल जाती है और उसके चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो बेहोश होने वाला है। ब्रोली के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत दूर जाके गिरने वाला होता है और वो स्पेस में जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वेजिटो के पीछे मीरस आ जाता है और एकदम से ही वो वेजिटो को रोक लेता है। वो बोलता है कि रुक जाओ वेजिटो। ऐसा लगता है कि मीरस वेजिटो की हेल्प कर रहा था, पर तभी हम मीरस के चेहरे को देखते हैं और उसके चेहरे को देख के समझ आ जाता है कि वो वेजिटो की हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मीरस बोलता है वेजिटो, हमारी बात सुनो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम इतनी जल्दी बहको मत। ये काफ़ी बेहतर रहेगा अगर तुम लॉर्ड ब्रोली को एक बार सुन लो तो, या फिर तुम इतना तो कर ही सकते हो कि उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बात सुनते ही वेजिटो को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि मीरस एक तरीके से वेजिटो को धमकी दे रहा था। वो बोलता है कि मेरे पुराने टीचर, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट से ये बात बोल रहा हूँ। अगर तुम किसी गुफा के अंदर नहीं रह रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हारे जैसे डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स मेरे लिए सिर्फ चींटी बराबर हैं, पर मैं उसे ज़रूर सुनूंगा। पर अगर वो या तुम दोनों में से कोई भी मेरे बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार होगा, मेरी वाइफ, मेरे दोस्तों की मौत के लिए जिम्मेदार होगा, तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी ज़िंदगियों से चुकानी पड़ेगी। वेजिटो इसके बाद ब्रोली की तरफ देखता है और उसका नाम लेकर चिल्लाता है। वो बोलता है कि तो ठीक है, अब बोलना शुरू करो। मुझे बताओ कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया। ब्रोली बिल्कुल शांत लग रहा होता है और वो बोलता है कि क्या करॉट, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने प्लेनेट अर्थ के डिस्ट्रक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया, बल्कि मैं तो उसके खिलाफ था। बेलमोड और चैंपा सबसे पहले मेरे पास आए थे ये प्लान लेकर, पर मैंने इस प्लान को ठुकरा दिया। शुरुआत में उन्होंने बस ये बोला कि मैं कोई असली डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ और मैं कभी भी बाकी 11 डिस्ट्रॉयर्स के रिस्पेक्ट को गेन नहीं कर पाऊँगा अगर मैं उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करूँगा तो। ऑफ कोर्स मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ चिलाई और लीमो की रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी क्योंकि मैंने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिर्फ उन्हीं के लिए लिया था। पर चीज़ें तब बदल गई जब उन्होंने ये बोला कि अगर मैं उनके डिसीजन के साथ एग्री नहीं करता हूँ और जब वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे तब मैं उनके साथ नहीं होऊंगा, तो उसके बाद वो वैम्पा के लिए आएंगे, यानी चिलाई और लीमो के साथ साथ। उस समय पे मैं 11 डिस्ट्रॉयर्स को एक साथ रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, तो आखिरकार मैं एग्री करने के अलावा कर भी क्या सकता था। मैं वहीं पर था कैकारोट। मैंने सब कुछ देखा कि वहाँ पर क्या हुआ, पर मेरे दिल में मैं ये बात जानता था कि ये सब कुछ गलत है, पर मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़े मैं जानता था कि मैं उन लोगों को अपने साथ फिर से ऐसा नहीं करने दे सकता, वरना वैसी ही कोई और सिचुएशन फिर से आ सकती थी। और जब एक बारी बीस ने मुझे बता दिया कि वो क्या करने का प्लान कर रहा है तुम्हारे साथ, तो उसने मेरे लिए ये पिरामिड ऑफ पावर छोड़ दिया ताकि मैं दिल भर कर ट्रेनिंग कर सकूं।
एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव कर सकता था, जिसके बारे में मेरे पिता ने हमेशा ही मुझे बताया था। एक ऐसी जगह जहाँ पर आखिरकार मैं अपने नए एंजल से मिला, यानी कि मिरस, जिसने मेरी मदद करी मेरे पूरे पोटेंशियल को अचीव करने में। मैं उस समय उम्मीद कर रहा था कि एक दिन मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि ना ही मैं सिर्फ यूनिवर्स 7 को प्रोटेक्ट कर सकूं, बल्कि धरती को भी एक बार फिर से वापस ला सकूं, ताकि मैं उस नाइंसाफी को सही कर सकूं जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ करी है। पर तभी मैंने सुना कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने सुना कि तुम किस तरीके से सभी गॉड्स को बेमतलब में मार रहे हो, उन गॉड्स को भी जिनकी धरती के खत्म होने में कोई भी गलती नहीं थी, जो कि इनोसेंट विक्टिम थे। ये उससे बिल्कुल अलग है, जैसा तुम मुझे याद हो गया करो। मैंने सुना कि तुम किस तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल चुके हो, जो कि डीमंस के साथ काम करने के लिए भी तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि वो थोड़ी बहुत पावर पा सके। उन क्रीचर्स के बारे में मैंने तब सीखा जब मैं एक डिस्ट्रॉयर बन चुका था, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, और उनकी ताकतों को एक्सेप्ट करके तुमने कौन सा रास्ता चुन लिया है। जब मुझे वो पता चला, उसी समय मैंने अपना सपना छोड़ दिया तुम्हें मदद करने का, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे सही करने का, क्योंकि अब तुम वही मॉन्स्टर बन चुके हो जिनके खिलाफ तुम बदला लेना चाह रहे थे। इसी वजह से मैं पिरामिड ऑफ पावर में एक बार फिर से चला गया, ताकि मैं अपनी ताकतों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूं कई दशकों के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे और मुझे मारने की कोशिश भी ज़रूर करोगे, जिस तरीके से तुमने इतने सालों पहले भी मुझे मारने की कोशिश करी थी। पर मेरे पास अब चिराई और रीमो है जिनकी मुझे रक्षा करनी है, इसीलिए मैं इसे कभी अलाउ नहीं कर सकता। चीटो को एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, क्या तो अब मैं एक मॉन्स्टर हूँ? तो ना सिर्फ तुम बस खड़े रहे और देखते रहे जब उन लोगों ने मेरे से सब कुछ मेरा छीन लिया, तुम बस डरपोक की तरह वहाँ खड़े रहे और अपने बारे में सोचते रहे। पर अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे सामने खड़े हो और मेरे इंसाफ करने के तरीके की बेइज्जती कर रहे हो। एकदम से ही वेजिटो गुस्से में पावर अप करता है और बोलता है, ब्रोली, इसका मतलब ये है कि तुम भी उन्हीं लोगों के साथ मरोगे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे मिरस एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से ही ब्रोली के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। मिरस को वेजिटो के पावर अप से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो बोलता है कि तुम जितना चाहे उतना पावर अप कर सकते हो और तुम्हें अपनी ताकत को ज़रा सा भी रोकने की ज़रूरत नहीं है वेजिटो, या मुझे कहना चाहिए सन गोकू। ये लड़ाई उस तरीके से नहीं बढ़ेगी जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। ये तुम्हें याद होगा कि मैं शायद तुम्हारा सबसे महान टीचर हूँ, मेरे भाई 20 से भी ज़्यादा अच्छा टीचर, जिस टीचर ने तुम्हें आखिरकार सिखाया कि तुम्हें अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होना है, वो भी अपनी मर्जी से, और जिस टीचर ने तुम्हारे पूरे पोटेंशियल को बाहर निकाला। पर यहाँ पर जो ये सैयन वॉरियर है, ये तुम लोगों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। तुम और वेजिटा। ब्रोली एक ऐसा सैयन है जिसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है और इम्प्रूव होती रहती है लड़ाई के हर सेकंड के दौरान, जो कि तुम दोनों भी अपनी आंखों से देख चुके हो। एक तरीके से एक लेजेंडरी वॉरियर, और हमने जो दशक एक साथ ट्रेनिंग करते हुए बिताए हैं, तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद तुम मेरे फादर ग्रैंड प्रीस्ट को एक बार ही हरा भी पाओ, पर इसके चांसेस और भी ज़्यादा कम है कि तुम हम दोनों को एक साथ हरा पाओगे। तभी हम देखते हैं कि मिरस एकदम से पावर अप करने लग जाता है और उसी के साथ ब्रोली भी एकदम से पावर अप करने लग जाता है। मिरस और ब्रोली के अंदर से इतनी ताकत निकल रही होती है कि वेजिटो भी अचानक से ही अपना पावर अप रोक देता है। अभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से पावर अप करके अपनी ब्रीजर फॉर्म में चला जाता है। इसके बाद कुछ अजीब सा होता है, ब्रोली की ब्रीजर फॉर्म में उसकी आंखें दिखने लग जाती हैं। इसके बाद ब्रोली की आंखें लाल रंग की हो जाती हैं और ब्रोली के बाल भी लाल रंग के होने लग जाते हैं। एकदम से ही उसके बाल बड़े होने लग जाते हैं। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि अचानक से ही ब्रोली के चेहरे पर एक मार्क आ जाता है। उसकी बॉडी फिर से पहले की तरह पतली होने लग जाती है, पर सबसे हैरानी की बात होती है उसके चेहरे पे वो मार्क, जो कि अचानक से ही बहुत बड़ा हो गया होता है और एक ऐसे सैयन जैसा लग रहा होता है जिसे हम पहले देख चुके हैं। और जैसे ही ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, हम देखते हैं कि वो दुनिया का दूसरा सुपर सैयन गॉड में बदल चुका है, यानी कि वो पहला सैयन जो कि यामोशी के बाद सुपर सैयन गॉड में बदला। वेजिटो हैरान होकर बोलता है कि रुको, ये एनर्जी, ये फॉर्म, क्या ये? इसके बाद हम वेजिटो के अंदर यामोशी को देखते हैं। वो भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, वो
वो नहीं हो सकता। इसके बाद हम मीरस को देखते हैं जिसके चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा होता है। वो इसके बाद हंसते हुए बोलता है कि वेजिटो, अभी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रोली की ताकत की लिमिट्स तो अभी बस शुरू ही हुई हैं। हम देखते हैं कि अचानक से ही मीरस की बॉडी चमकने लग जाती है। ऐसा लगता है कि मोरो सागा की तरह ही मीरस मरने वाला है। वो बोलता है गुड बाय सन गोकू। मीरस की बॉडी पूरी तरीके से वाइट हो चुकी होती है और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली की बॉडी भी एकदम से ही वाइट रंग की होने लग जाती है। दोनों की बॉडीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं। अचानक से ही उनकी बॉडीज इतनी ज़्यादा नज़दीक आ जाती हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स दिख रहा होता है। आखिरकार हम देखते हैं कि मीरस और ब्रोली ने फ्यूज़ कर लिया है और इसके बाद हम उनके फ्यूजन को देखते हैं। ये सबसे पहला फ्यूजन है एक सैयन और एक एंजल के बीच में और साथ ही साथ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के बीच में। आखिरकार लेजेंडरी एंजल ब्रोली का जन्म हो चुका है। अब लड़ाई शुरू होने वाली है एंजल सैयन वर्सेस डिमोनिक सैयन।